लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, मैंने अब कोशिश की है कि उन कहानियों को भी सामने लाऊं जो बहुत ज़्यादा कभी चर्चा में नहीं रही, लेकिन जिसने अपने वक्त में काफ़ी एक तरह से उसका असर रहा। और चर्चा में ना आने की वजह ये भी है कि ये लंबे वक्त तक इसका सिलसिला चलता रहा ऐसे क्राइम का। तो अब दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, अगर कोई एक सीरियल किलर हो तो जाहिर सी बात वो अपने आप में एक कहानी बनती है। लेकिन अब मैं आगे से कहूँ कि एक सीरियल किलर हो और वो कत्ल के बाद लाश का सिर धड़ से अलग करे और ले जाकर तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दे, तो फिर आदमी का चौंकना लाजमी है कि ऐसा कौन हो सकता है पागल, सनकी, सिरफिरा, जो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा हो पुलिस को। लाश ऐसी, आमतौर पे कत्ल के बाद लोग भागते हैं, छुपते हैं या लाश को कहीं और छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको देख न ले लाश के साथ जाते हुए, ठिकाने लगाते हुए। जैसे इसी वजह से तंदूर केस जो चर्चित था, वो सुशील शर्मा ने काफ़ी कोशिश की थी कि लाश को ठिकाने लगा दे, कहीं यमुना में फेंक दे। मौका नहीं मिला, इसलिए लास्ट में उसने तंदूर में जलाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एक कातिल है जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद लाश का सर धड़ से अलग करता है ताकि लाश की पहचान ना हो, शिनाख्त ना हो। लेकिन फिर उसको छुपाने की बजाय, भागने की बजाय वो बड़ा जोखिम लेता है, रिस्क लेता है और ले जाकर वो सर जो है तिहाड़ जेल के बाहर अलग अलग जगहों पे फेंकता है। अब यहाँ तक भी ठीक है, फेंकते फेंकते फिर एक दिन वो एक लाश के साथ ऐसे ही जब फेंकता है तो साथ में एक लेटर भी छोड़ के आता है लाश के पास, और सीधे ओपन चैलेंज दिल्ली पुलिस को करता है कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। अब ये लगता सुनने में फिल्मी कहानी है, लेकिन है हकीकत, और ऐसा हुआ। और कमाल की बात यह है कि जिस सीरियल किलर की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, पहले कत्ल के बाद ये पकड़ा भी गया, लेकिन कोई सबूत नहीं, पुलिस उतने अच्छे तरीके से कोर्ट में केस को रख नहीं पाई और वो आराम से बाहर आया, ज़मानत पे बाहर आया। उसके बाद फिर कत्ल शुरू हो गया, फिर पकड़ा जाता है, फिर सबूत नहीं, फिर बाहर आता है, फिर कत्ल शुरू हो जाता है, और 7 कत्ल के बाद तब जाकर कहीं फिर उसको पकड़ा जाता है। तो इस पूरी कहानी में मतलब, और कत्ल की वजह जो 7 लोग मारे गए, वो कहानी भी अपने आप में बड़ा ही अजीब है कि क्यों वो एक के बाद एक कत्ल कर रहा था। तो ये कहानी ही जो है, ये शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे वो कत्ल करने का तरीका हो, लाश ठिकाने का तरीका हो, पुलिस को चैलेंज करने का तरीका हो, या कत्ल के पीछे जो मोटिव मकसद है वो हो, ये सारे अनोखे थे इसमें। ये कहानी है चंद्रकांत झा की। चंद्रकांत झा एक शख्स जो बिहार से दिल्ली में आता है रोज़ी रोटी की तलाश में, दिल्ली में काम करता है, ठीक ठाक अच्छा खासा, और उसके बाद वो कैसे क्राइम के रास्ते पे चलता है। तो चंद्रकांत झा बाद में, पहले कहानी होता क्या है कि 1998 में दिल्ली में एक लाश मिलती है आदर्श नगर तिहाड़ जेल के पास। लाश का सर गायब, धड़ अलग। ये पहली लाश थी। कुछ लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद एक शख्स को उठाया जाता है, पता चलता है उसका नाम चंद्रकांत झा है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, अदालत ले जाती है, लेकिन अदालत में इसलिए वो बरी हो जाता है कि जिसकी वो लाश थी उसकी ही आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। पुलिस ने पहले कहा कि ये यूपी का रहने वाला है जो मरने वाला है और उसके माँ बाप वहाँ हैं, लेकिन जब डीएनए होता है तो उस लाश से उसके माँ बाप का डीएनए मैच ही नहीं करता। तो डिफेंस का लॉयर कहता है कि जब लाश ही नहीं मालूम किसका है तो फिर कत्ल का मकसद आप कहाँ से इस्टेब्लिश करेंगे। तो तमाम झोल थे। तो उस पहले कत्ल के बाद झा को पकड़ा भी जाता और वो बरी भी हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। 98 के बाद करीब 5 साल तक कोई कत्ल नहीं होता, और इस तरीके की, हालांकि दिल्ली में एवरेज हर दिन 4, 5, 7 मर्डर के इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये कत्ल का जो तरीका था मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो 1998 के बाद फिर 27 जून 2003, 5 साल के बाद सेम वहीं पे एक और बॉडी मिलती है, उसका भी सर गायब। बस सिमिलरिटी ये थी। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 20 नवंबर 2003 दूसरी लाश के करीब 4-5 महीने के बाद तीसरी लाश मिलती है। ये लाश तिहाड़ जेल के ठीक गेट नंबर 1 के सामने रखी गई थी। अब तक तिहाड़ के दाएं और बाएं इधर उधर, लेकिन ये सीधे सीधे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने। अब पुलिस परेशान, लेकिन तफ्तीश होती है, कुछ पता नहीं चलता है। पहले की 2 लाशों के साथ भी इसको रख के इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर वक्त बीतता है। इसके बाद 2 नवंबर 2005, करीब 1.5 साल के बाद चौथी लाश मिलती है।
ये लाश इस बार मंगोलपुरी के पास मिलती है। फिर इसके करीब साल भर के बाद 20 अक्टूबर 2006 को पांचवी लाश मिलती है। ये तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने मिलती है। एक के सामने एक मिली, तिहाड़ के दाएं बाएं मिली, और अब इस बार तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास मिलती है सिरकटी लाश। लेकिन ये पहली लाश थी जिसके साथ एक लेटर मिलता है पुलिस को, और वो लेटर की कॉपी हम लोगों को भी उस वक्त मिली थी, और उस लेटर में जो एग्जैक्ट हूबहू जो लिखा हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्ट क्या था। इस लेटर में लिखा था जो कातिल ने कि मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जांबाज डीएचपी यानी दिल्ली होमगार्ड से आईपीएस अधिकारी तक तुम सभी को तुम्हारे दामाद की तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि अगर वाकई तुम लोगों ने मां का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम सारे ऊपर से लेकर नीचे तक दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लोग नाजायज औलाद कहलाओगे। और मैं 2000 ये इसकी पूरी पहली लाइन थी इस लेटर की, जिसमें ये ओपनली चैलेंज था होमगार्ड को भी और दिल्ली पुलिस को भी कि पकड़ के दिखा सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इस लेटर के साथ एक और चीज़ थी, उसमें यह था कि मैं 2003 में जेल से बाहर आ गया हूँ। बस एक लाइन आखिरी में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसके नीचे ये थी, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है, मामले की जांच कर रही होती है कि तभी 25 अप्रैल 2007 को छठी लाश मिलती है, इस बार भी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के सामने तिहाड़ जेल के। इसके बाद फिर 18 मई 2007 को 7वीं लाश मिलती है, इस बार जेल नंबर 3 के सामने। अब 7 लाश मिल चुकी थी और सातों लाश जो है वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1, गेट नंबर 3, तिहाड़ के दाएं बाएं। कातिल का कोई पता नहीं। पुलिस के पास सबूत के नाम पर एक लेटर, पर लेटर का हैंडराइटिंग का मिलान किससे कराएं? चंद्रकांत झा सीन से गायब। इसी बीच में जब ये 5वीं लाश के साथ लेटर मिलता है तो छठी लाश के बाद एक पीसीओ से भी पुलिस के पास कॉल आता है, और वो कॉल करने वाला कहता है कि तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, तिहाड़ जेल के बाहर से लाशें उठाते रहो और हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। तो ये पीसीओ से एक कॉल गया था आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में, जो तिहाड़ जेल का एरिया लगता है जहाँ पे। तो एक कॉल और ये किए। अब पुलिस को कुछ भी पता नहीं क्या करें क्या ना करें। पुलिस की जांच जारी थी। इसी बीच में क्या होता है, जो 7वीं लाश मिलती है वो 7वीं लाश की पुलिस फोटो वोटो अखबार में ऐड देती है, सब कुछ की पहचाना जाए, तो उसकी शिनाख्त होती है दिलीप मंडल नाम के एक शख्स से। और दिलीप मंडल के माँ बाप का भी फिर पता चल जाता है, डीएनए भी होता है, पता चलता है हाँ वही है। तो जब दिलीप मंडल की लाश मिलती है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इसी बीच में कुछ जो पुलिस की जांच टीम लगी हुई थी, चूँकि लगातार 98 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और तिहाड़ के आसपास ही था, फिर लेटर भी था, फ़ोन पे धमकी थी, तो ये था कि ये कोई सिरफिरा टाइप का है जो दिल्ली पुलिस को लगातार ललकार रहा है कि मैं कत्ल कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। तो पुलिस की एक टीम ने फिर इसको कहा कि अब आगे का ये सिलसिला रुके, उससे ज़रूरी है कि पहले कत्ल से ही इस मामले की तफ्तीश को फिर से शुरू किया जाए। तो अब वो फर्स्ट केस से मामले की शुरुआत होती है। तो उसमें हुआ कि पुराने बताया जाता है कि एक चंद्रकांत झा नाम का आदमी को पकड़ा था, लेकिन कोर्ट से बरी हो गया, सबूत नहीं था। तो अब पुलिस की टीम चंद्रकांत झा के पीछे लगती है, पूरा उसका खंगाला जाता है हिस्ट्री, और इत्तेफाक की बात है मुखबिर के ज़रिए चंद्रकांत झा का पता चल जाता है और चंद्रकांत झा को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो जब वो उसके घर जाती है तो पहली बार चंद्रकांत झा के घर से एक चाकू मिलता है जिस पे तब भी ब्लड स्टेन थे, खून के धब्बे थे। पुलिस उसको जब जांच के लिए भेजती है तो पता चलता है कि जो दिलीप मंडल की लाश का जो ब्लड था वो उससे मैच कर गया था उस चाकू से, पहली चीज़ थी। दूसरा, फिर इसको जब पूछताछ की जाती है सख्ती से तो वो बताता है कि हाँ उसने सर कहाँ फेंका है। तो पहली बार सर और धड़ दोनों, मतलब सर के साथ धड़ भी बरामद होता है और वो इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कत्ल इसने किया है। इसके बाद पुलिस तमाम पूछताछ करने के बाद इसकी हैंडराइटिंग को भी फिर मिलाया जाता है। जो लेटर मिला था वो पुलिस की रखी हुई थी दूसरी टीम, फिर हैंडराइटिंग का जब मिलान होता है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो हैंडराइटिंग मिल जाती है चंद्रकांत झा के हैंडराइटिंग से। तो अब ये कई बार, पहली बार पुलिस के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत लगे। इसी के बाद पुलिस फिर अदालत में जाती है और
चंद्रकांत झा के खिलाफ ये पूरे 7 के 7 मर्डर के केस में चार्जशीट फ्रेम करती है। लेकिन कमाल देखिए कि यहाँ पे भी फिर ऐसे झोल थे कि 7 में से 2 मर्डर जिसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई, और उसमें से पुलिस ने उससे पहले जो ये 7 मर्डर हुए थे 2 मामले में पुलिस ने लिख के दे दिया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और हम नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं, और चंद्रकांत झा को भी क्लीन चिट दे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें फिर सामने आ रही थी कि उसको पहले भी पकड़ा और वो छूट गया था। तो इस बार भी जब गए ये कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने जब पेश किया गया तो 7 मर्डर के जो चार्जेस फ्रेम हुए, ज़मानत दे दी गई चंद्रकांत झा को 7वें मर्डर के बाद भी, और कहा गया कि नहीं आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। और उसमें एक जो आप हैंडराइटिंग की जो मिलान हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये लेटर करीब 2-3 साल पहले लिखा गया था 5वें मर्डर के बाद, और पुलिस ने सिर्फ ये गलती की थी कि उस लेटर को सील बंद करने की बजाय यूं ही लेटर इधर से उधर, इस पुलिस वाले के हाथ से उस पुलिस वाले के हाथ से, और उन्होंने यूं ही फॉरेंसिक को भी भेज दी। तो उसमें उसके वकील ने ये उठाया था कि ये लेटर ना सील बंद है, ना इसको दिखाया गया जब्त सबूत, और जो लिस्ट होती है जो चार्जशीट में दी जाती है तो मेंशन नहीं था, तो उसका थोड़ा फ़ायदा हो रहा था। तो ज़मानत मिल गई, लेकिन तब पुलिस को फिर हाथ पैर फूले, उन्हें लगा कि बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा गया, ये फिर बच जाएगा, इतिहास पहले भी ये बच चुका था। फिर पुलिस ने सारा काम बहुत सीरियसली किया, और उसके बाद फॉरेंसिक के अलावा जो ये चाकू पे निशान मिले थे, फिर जो दिलीप मंडल आखिरी की जो लाश आइडेंटिफाई हुई और उसकी निशानदेही पे चूँकि धड़ और सर बरामद हुआ तो वो एक पुख्ता सबूत था। तो भागी भागी फिर जब ये इसको 7वें मर्डर के बाद भी ज़मानत मिल गया, उसका पुलिस दोबारा अपील करती है, अर्जी देती है, तब अदालत को लगता है कि हाँ ये पुख्ता सबूत है। फिर अदालत उसकी ज़मानत को खारिज करती है और कहती है कि 7 मर्डर का इसके ऊपर मुकदमा चलाओ। फिर 7 के 7 मर्डर का इसके ऊपर मुकदमा चलता है, और 2013 में लोअर कोर्ट 5 फरवरी 2013 को इसमें 2 मामले का फैसला सुनाती है, एक 5 फरवरी को, एक 4 फरवरी को। एक में फांसी की सज़ा देती है और दूसरे में उम्र कैद की। बाकी के बाद के भी मामले जिसमें होते गए वो सारे के सारे इसको फांसी और उम्र कैद की सज़ा होती गई। लेकिन जब ये मामला फिर ऊपरी अदालत में पहुंचा तो ऊपरी अदालत ने इसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तब ये उम्र कैद की सज़ा तब्दील हो चुकी है और ये उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, और उसी तिहाड़ जेल के अंदर है जिस तिहाड़ जेल के बाहर इसने एक के बाद एक 7 लाशें फेंकी, सिर कटी हुई, और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ, और उसके बाद अब तिहाड़ जेल में। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक शख्स, एक कातिल, एक सीरियल किलर कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद वो जगह भी कैसी चुनता है, तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल के बाद, हालांकि वो बिल्कुल बहुत ही हाई सिक्योर जेल है और वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी भी रहती है, तो वहाँ पे ले जाके लाश को ठिकाने लगाना और फेंकना और ओपनली चैलेंज करना ये छोटी बात नहीं थी। तो आखिर ये ऐसा कौन सा शख्स कर सकता है, या तो यह कि बेवकूफ़ है या पागल हो। तो फिर पुलिस ने जब उससे पूरी पूछताछ की बाद में और पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो चंद्रकांत झा है ये बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था। इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था और इसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें थी, जैसे इसके हिसाब से जो काम ना हो तो इसको फ़ौरन गुस्सा आ जाता। और गुस्से में जैसे कई बार होता है कि अगर सपोज़ हम आप बात करें, आपने ऊंची आवाज़ में बात कर दी तो मुझे पसंद नहीं है, तो हम लड़ेंगे या टोकेंगे, निकल जाएंगे। मान लीजिए मुझे प्यास लगी, मैंने पानी मांगा, आपने नहीं दिया, तो भी हम शायद शिकायत करके निकल जाएंगे। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, पता चल गया कि किसी ने चुरा लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस में केस कर देंगे या उससे लड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से पर हूँ तो फिर छोड़ देंगे। कोई मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और उसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया और उसने जूठा बर्तन को वहीं पे टेबल पे ही उठ के वो चला गया, तो भी हम ज़्यादा ये कहेंगे कि इसको मैनर्स नहीं है। बट इन चीज़ों के लिए हम किसी की जान नहीं लेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, और उसने ये सब किया। इसके दिमाग में ये था कि कोई भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम होगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, ये इसने लास्ट में बताया। अब जैसे एक इसका जो दोस्त था उसके सिर्फ उसके चाल चलन पे शक था इसको कि ये पड़ोस में कोई लड़की रहती है, उसके बारे में ये अच्छी नज़र नहीं रखता है, बस शक था, उसने उसको मार दिया। मारने के बाद उसका गला काटा और ले जाके तिहाड़ के बाहर फेंक दिया। एक दोस्त इसके घर पे आया, उस दिन इसने चावल और मछली बनाई, खाना खाया, उस दोस्त ने वो प्लेट वहीं पे छोड़ दिया, मछली के कांटे वाटे उसी में डाल के, और वो चला गया। इसने उसको जाते हुए भी देखा, उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना बुरा लगा कि उसी रात जाकर उसने अपने उस दोस्त को भी मार दिया, उसका भी गला काटा और ले जाकर तिहाड़ के बाहर फेंक दिया। एक बार इसकी साइकिल या स्कूटर किसी ने, इसके एक दोस्त ने बिना बताए हुए इससे ले लिया और लेके चला गया। वापस जब वो रखने आया तब इसे पता चला,
इस बात पर उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उसको भी मार दिया और ले जाके फिर तिहाड़ के बाहर उसका आधा हिस्सा फेंक दिया। एक बार इसका मोबाइल चोरी कर लिया था, और मोबाइल इसी के एक जानकार ने चोरी किया था, गांव के ही लोगों में से एक, जो दिल्ली में रहते थे आसपास में इसके। तो जब इसे पता चला कि उसने चोरी, उसने माफ़ी भी मांगी। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने उसको भी मार डाला, और उसके बाद फिर उसकी लाश भी वहाँ पर फेंक दी। तो ये इस तरीके की इसने चीज़ें की। जब ये पुलिस के पास गया और अरेस्ट हुआ, तो इसके बाद इसकी भी कहानी यह है कि इसने पुलिस से कहा था कि आप लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, और आपसे ज़्यादा ज़हीन मैं हूँ। मैंने करीब 9 साल तक, 98 में इसने पहला कत्ल किया था, 2007 में लास्ट कत्ल किया, 7वां। तो बोला कि वो तो मैंने लेटर लिखा, मैंने फ़ोन किया, फिर भी 9 साल लगे आप लोगों को जागने में, और ये बात वाकई अजीब भी है। और उसने कहा कि ये तो मैं खुद चाहता था कि अब बस हो गया, इसलिए मैं पकड़ाया हूँ, लेकिन अभी भी मैं ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहूँगा, केस कमज़ोरी में, तो उसका कॉन्फिडेंस। लेकिन फ़िलहाल सच्चाई ये है कि वो आखिरी में पकड़ा गया, और वो ये भी सच है कि वो पकड़ा गया अपनी ही 2 गलतियों की वजह से। एक, जो उसने 5वीं लाश के साथ लेटर लिखा था, बाकायदा अपने आप को दिल्ली पुलिस का दामाद बनाकर, बताकर। दूसरा, जो उसने पीसीओ से फ़ोन किया था लाश तिहाड़ जेल के बाहर, जब इन्वेस्टिगेशन बाद में आई, तो इसने जब लाश फेंकी, तो ये जनरली लाश या तो बिल्कुल सुबह सुबह या देर रात ले जाकर फेंकता था। तो उसी वक्त इसने लाश फेंक के और सीधा जो पहला पीसीओ था वहाँ से जाके इसने कॉल किया था। उस पीसीओ के ओनर ने बाद में, जब अदालत में इसको पकड़ा गया, 7 मर्डर का मुकदमा चला, तब उसने आइडेंटिफाई भी किया, उसको पहचान भी लिया कि हाँ यही आया था उस दिन फ़ोन करने के लिए। तो ये भी एक गवाही अहम साबित हुई। तो फिलहाल इसे पुलिस मान के चल रही कि एक तरह का साइको सनकी टाइप का था, और इस वजह से ये कत्ल करता था, क्योंकि इसके कत्ल का जो मोटिव है उसमें एक भी चीज़ एक्सेप्ट या हजम करने वाली बात नहीं है कि कोई किसी को दुश्मनी में मार सकता है, तमाम और वजह हो सकती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई जूठा बर्तन उसके टेबल पे छोड़ के चला जाए, कोई सिर्फ मोबाइल चुरा ले, किसी को शक हो कि ये इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पर कोई किसी की जान ले ले, ये समझ से परे की चीज़ थी। लेकिन हकीकत यही है कि जो पुलिस ने जो मोटिव बताया, वो यही सारे मोटिव है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये दिल्ली के चंद्रकांत झा की कहानी में जितना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।